पूरी दुनिया रूस के हमलों से बेइंतहा परेशान है और दिन ब दिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जंग जो है खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। कुछ खौफनाक शक्ल में जो बच्चे यहाँ से वहाँ गए थे तालीम हासिल करने के लिए, उनके ऊपर वहाँ रहकर क्या गुजरी और वहाँ से आने के बाद उनके घर के क्या हालात हैं, उसके लिए हम आज बात करते हैं। दो सगी बहनें हैं जो खारकीव, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बमबारी हुई है कीव के बाद, वहाँ से ये बच्चियाँ, एक बच्ची एमबीए कर रही थी और एक बच्ची एमबीबीएस कर रही थी। दोनों सगी बहनें हैं। दोनों की तालीम बुनियादी तौर पे दुबई में इनको हासिल हुई है और वो वहाँ से खारकीव गई थी। और अब देखना ये है, उनसे पूछेंगे हम लोग कि खारकीव में उनके जो दिन गुजरे हैं और जो खारकीव से वो हंगरी या पोलैंड जो गई हैं उस रास्ते में उनके ऊपर क्या सब गुजरे हैं। तो मैं सबसे पहले कुलसूम से बात करता हूँ। कुलसूम, तुम बताओ कि क्या वहाँ के हालात थे? पहले दिन जब वहाँ पे बॉम्ब्स गिरे थे तो हमें फ़ौरन बेसमेंट में बुला लिया था। हमसे कहा था कि बहुत थोड़े से स्नैक्स और वाटर लेके नीचे आ जाएं और फिर हमें बेसमेंट में रखा गया था। हम ऑलमोस्ट एक हफ़्ता बेसमेंट में रहे और वहाँ पे पानी और खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। जैसे आप कुलसूम ने बताया कि पानी और खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और ये लोग बेसमेंट में रहे, तो ज़ैनब तुम बताओ, जब बेसमेंट में रहे तो वहाँ पे बमबारी हो रही थी, उस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? क्या बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे? और यहाँ के घर वालों से किस तरह से तुमसे रब्ता हो रहा था, किस तरह कांटेक्ट हो पा रहा था? जी, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम, क्योंकि हमारे ऊपर ही एक तो ऐसा पॉइंट आया था कि विदिन 10 मीटर्स हमारे ऊपर बॉम्ब गिर रहे थे। एंड देन उन्होंने कहा कि ये फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, तो फिर हम बस एक मैसेज डाल रहे थे अपने पेरेंट्स को कि अब फ़ोन स्विच ऑफ करवा रहे हैं। तो उसके बाद हम कुछ मैसेज नहीं कर पा रहे थे, ना ही बात कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से, तो बस इसलिए बात भी नहीं कर हो पाई हमारी। और बेसमेंट में बहुत ज़्यादा कम नेटवर्क था, बहुत लो थी नेटवर्क की वो तो हाँ रेंज, तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे। किस तरह का खौफ और किस तरह का डर का माहौल था वहाँ पे, वो कुछ थोड़ा सा बयान करो ताकि लोगों को समझ आए कि वहाँ पे जो बच्चे थे उनके ऊपर क्या गुजर रही थी वहाँ पर। बहुत ज़्यादा डरावना था, मतलब हमें पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर कब बॉम्ब गिर जाए, हमारे हॉस्टल पे कब बॉम्ब गिर जाए। और हमारा जो बंकर था वो पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग था भी कि वो बॉम्ब झेल पाए। तो हमें पता भी नहीं था कि कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि अगर ये गिर गई सीलिंग तो फिर हम कैसे बचेंगे। आपस में जो बच्चे बातें कर रहे थे वो किस तरह की बातें कर रहे थे? यही बातें कर रहे थे कि बस हमें, मतलब कुछ बच्चों को लग रहा था कि यहाँ से निकलना ही सेफ़ है, क्योंकि अगर बॉम्ब गिर गया और सीलिंग गिर गई तो फिर सब किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं बंकर में तो आई थिंक वही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे तो भी हमारे ऊपर बॉम्ब गिरेंगे और बाहर शेलिंग भी हो रही थी। तो जैसे बाहर शेलिंग हो रही थी, उस बीच में तुम लोगों ने ये फैसला किया कि हमें यहाँ से निकलना है, तो वहाँ से क्या क्या रास्ता अपनाया? ट्रेन ली, बस ली या गाड़ी ली? और वो किस तरह उसकी पूलिंग करी, किस तरह पैसे वैसे? ट्रेन और बस का तो कुछ था नहीं हमारे हॉस्टल से, क्योंकि शेलिंग हो रही थी तो सब कर्फ्यू लगा हुआ था। तो जो हमारे सीनियर्स थे, जो भैया थे, वो कहने लगे कि चलो अब हम चलते हैं यहाँ से, बिकॉज़ बहुत डेंजरस हो गया था वहाँ पे रहना। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने खुद फैसला किया कि चलना है? खुद फैसला किया हमने कि चलना है। तो भैया ने कहा कि अपना एक बैग रेडी करो, उसमें तुम सिर्फ वाटर लोगे और तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर आई थिंक चलना था फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट। तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती अगर हम ज़्यादा लगेज लेके जाते तो फिर हम सुबह आई थिंक 5 बजे निकले थे और फिर हम 2 आवर्स तक चल रहे थे रास्ते में मेट्रो ट्रेन स्टेशन तक। हम 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे। तो रास्ते में शेलिंग वेलिंग तुम लोगों ने देखी? रास्ते में वहाँ पे मतलब जब हम चल रहे थे तो पूरा जब हम चल रहे थे हम देख रहे थे एवरीथिंग वाज, मतलब सब ख़राब हो चुका था, सब तबाह हो चुका था। और जब हम ट्रेन स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे तब भी बॉम्बिंग होने लगी थी। 3 बॉम्ब्स गिरे थे। एट दैट पॉइंट सब कह रहे थे कि पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं, क्योंकि बहुत करीब गिरे थे और हमें लाइक जलने की आ रही थी, हम स्मेल कर पा रहे थे कि चीज़ें जल रही हैं और बहुत पास गिरे थे बॉम्ब। और जब हम कीव पहुँचे थे, हमारी ट्रेन कीव रुकी थी, तो वहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही थी हमारी ट्रेन के बहुत आसपास। कीव से फिर कहाँ गए तुम? लवीव? कीव से फिर हम लवीव गए थे और लवीव में हम जाके हमें कोई आइडिया नहीं था तो कि कहाँ ट्रेन जाना है। रन नॉर्मली?
हाँ नॉर्मल थी, Normal- बट फिर बहुत सफोकेशन थी क्योंकि बहुत लोग थे। ऐसा था कि अगर आप एक जगह बैठ गए तो फिर आप वहाँ से हिल नहीं सकते। ऐसी भी कुछ खबरें आई हैं कि जो ट्रेन में लोगों को सफ़र नहीं करने दे रहे थे, इंडियंस को अंदर नहीं घुसने दे रहे क्योंकि थे। पहले- क्या तुम्हें भी कोई परेशानी आई इस तरह की? जी बहुत परेशानी आई, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि पहले सिर्फ वो अपने लोकल्स को ट्रेन में बिठाएंगे, यूक्रेनियंस को, एंड देन उसके बाद ही हमारी बारी आई। वो भी इंडियंस में सिर्फ गर्ल्स की बारी आई है। बॉयज़ अगर वो घुस रहे थे तो फिर वो बॉयज़ को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे कि उनका खून वून निकल रहा था, और वो बॉयज़ को जाने ही नहीं दे रहे थे ट्रेन में। और हम भी इतनी मुश्किल से चढ़े हैं, वो कहने लगे कि धक्का नहीं देगा कोई, और बहुत ज़्यादा मुश्किल से चढ़े हैं। और हमारे अभी आधे फ्रेंड जिनमें गर्ल्स भी हैं वो भी रह गए थे। तो वो लोग अभी खार्किव में ही हैं? नहीं, वो तो अब वो अभी रोमानिया निकल गए पहुंचे हैं। तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में? अलग। तो फिर साथ कैसे मिले वहाँ पर, कहाँ पे हम? खार्किव में? नहीं, हम सेम हॉस्टल में रहते थे। हमारी सेम हॉस्टल में रहते जी, थे, एक ही रूम में? जी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ सेम मेट्रो स्टेशन पे नहीं थी, बट जाना तो अलग अलग था, बट हमने सेम हॉस्टल में ले लिया था रूम। जो अलाउड नहीं करा था उन्होंने, बट बहुत मुश्किल से फिर कर दिया था। वहाँ जैसे तुम लोग अभी गए थे दिसंबर में, तो लैंग्वेज की किस तरह की प्रॉब्लम्स आई तुम लोगों को? वहाँ पे बहुत मतलब किसी को इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती है, तो हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते थे ज़्यादातर। जैसे अगर कुछ ख़रीदना भी है, अगर किसी से बात भी करनी है तो गूगल ट्रांसलेट। तो रास्ते में कहीं कोई बातचीत करनी हो कुछ कर तो कैसे करते थे? वहाँ के लोग ज़्यादा बात नहीं करते। अगर उन्हें आप रोकेंगे भी किसी हेल्प के लिए तो वो नहीं करेंगे आपकी हेल्प। वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, हमने उनसे ही हेल्प ली है ज़्यादातर। तो जब वहाँ तुम हंगरी पहुँचे तुम लोग? नहीं, हम रोमानिया। रोमानिया। रोमानिया में किस तरह के, मतलब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ तक तो, रोमानिया तक तो नज़र नहीं आई तुम लोगों को? नहीं, हम रोमानिया तक अपने रिस्क पे गए थे। मतलब रोमानिया जाके भी सिर्फ वो लोग, इंडियन जो एम्बेसी है वो सिर्फ एयरपोर्ट पे थे। उससे पहले उन्होंने कुछ जानने की कोशिश नहीं करी कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे आगे। बस वो एयरपोर्ट पे ही खड़े हुए थे जब हम गए। उन्होंने सिर्फ हमारी फ़्लाइट कराई थी रोमानिया से दिल्ली तक की। वहाँ पे फ्लाइट्स में किस तरह प्रायोरिटाइज कर रहे थे, किस तरह तरजीह दे रहे थे वो, कि ये बच्चे पहले जाएंगे, ये बच्चे बाद में जाएंगे? क्या उनका वो था? रोमानिया तो बहुत अच्छा है, लाइक वहाँ के लोग बहुत नहीं, प्यारे वहाँ पे इंडियन थे। एम्बेसी के लोग नहीं थे? इंडियन एम्बेसी के लोग नहीं थे रोमानिया के एयरपोर्ट पे भी कहीं भी? नहीं, रोमानिया के एयरपोर्ट पे वो सिर्फ हमें ये बताने आए थे कि आपको यहाँ से चेक इन करना है, बस बस उसके फिर बाद वो चले चले गए। अच्छा, कोई वैसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ पे? नहीं। जबकि ये कहा जा रहा है कि जो रोमानिया और हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर इंडियन एडवाइजरीज हैं और इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो लोग हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को। ऐसा कुछ नहीं मिला? बॉर्डर से भी जब हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे तब भी हमने खुद देखा था सब, लाइक हम देख रहे थे कि कौन कौन हमें ले जा सकता है ट्रेन स्टेशन तक। तो एक बस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेन स्टेशन तक फ्री में छोड़ सकते हैं। तो फिर हम उसमें बैठ के फिर हम ट्रेन स्टेशन तक गए थे। फिर हमारी ट्रेन आई गेस 11:45 की थी और हम रात को पहुँचे थे। तो हम वहाँ पे हमने स्टे किया। उसके बाद हम बुकारेस्ट गए थे, वहाँ से फिर हमें बुकारेस्ट से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली तक की। अच्छा, जिस दहशत के माहौल से तुम लोग वहाँ से गुजर के आए हो, उसके बाद अगर तुम्हें दोबारा कहा जाए 6 महीने बाद कि वहाँ जाना है, तो तुम जाना पसंद करोगे या नहीं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। वहाँ का वैसे माहौल अच्छा था? जगह बहुत प्यारी थी और हमारे फ्रेंड्स तो हैं ही। तो अगर हम फ्रेंड्स इंडियन थे या इंडियन, क्योंकि वहाँ के लोग तो बात नहीं करते, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत है वहाँ, तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती। एंड अगर हम ट्राई भी करें उनसे बात करने के लिए तो वो बात नहीं करते हैं हमसे। तो ये थे हमारी साथ दोनों सगी बहनें कुलसूम और ज़ैनब, जिन्होंने अपने तजर्बात बताए वहाँ पे कि खार्किव से कैसे वो रोमानिया पहुँचे और रोमानिया से कैसे हिंदुस्तान पहुँचे। और ज़ाहिर है जिनकी बातों से अंदाज़ा हुआ उसमें वाज़ेह है कि कहीं पर भी हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, और जो भी इन्होंने अपना सफ़र किया अपने ख़तरे अपने रिस्क पर वो सफ़र किया। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। अब मेरी साथी नाज़िश जो हैं वो बात करेंगी इनके वालिदैन से, क्योंकि इनके वालिदैन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुजरी हैं उस पीरियड में कि हर लम्हा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ख़बर आए वहाँ पे, किस तरह हमारी बच्चियाँ रह रही हैं। तो जिन बच्चियों को इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनके बारे में इनको जो फ़िक्र थी उसके बारे में नाज़िश बात करेंगी।
यूक्रेन के दर्दनाक मंजर का सामना करती हुई दोनों बेटियां सुरक्षित वापस आ गई हैं। माँ बाप बेहद खुश हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ खुशियों का माहौल भी है, किस तरीके से लड़कियों का वेलकम किया है। मैं बात करूँगी माँ बाप से कि बेटियों के आने से पहले यहाँ का माहौल क्या था, पिता ने और माता ने कैसे बेटियों की मदद की। तो आपका सबसे पहले मैं नाम पूछूंगी, आपका नाम क्या है? गज़ाला सालिम। और आपका? मोहम्मद सालिम। मुझे बताइए कि आपकी बेटियों को शुरू से क्या स्ट्रगल रहा है, बचपन से क्या पढ़ाई की उन्होंने और वहाँ पर कैसे पहुँची? दोनों बच्चियों ने हमारी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई दुबई से ही करी। उसके स्कूलिंग कहाँ से? यस, स्कूलिंग दुबई से ही करी, जैनब ने भी, कुलसुम ने भी। उसके बाद बस कि इंडिया की एजुकेशन अच्छी है, उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बस कुलसुम की आफ्टर 11-12 तो यहीं से हुई। जैनब तो 12th वहीं से करके आई हैं दुबई से। बस फिर उन्होंने नीट प्रिपेयर करा, उसमें ये क्वालिफाई हो गई, तो फिर स्टार्टिंग करी फिर इनके एडमिशन्स के लिए। तो सभी ने ये बताया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है और गर्ल्स के लिए अच्छा है, बेस्ट है। तो बेटियाँ अभी क्या कर रही हैं यूक्रेन में, क्या कौन सा कोर्स कर रही हैं? जैनब उसकी MBA के लिए गई थी और कुलसुम जो है वो MBBS के लिए गई थी, मेडिकल्स के लिए। अभी कितना वक्त हुआ है आपकी बेटियों को वहाँ पर पढ़ते हुए? अभी तो 3 मंथ्स ही हुए थे। अच्छा, 3 मंथ्स 3.5। जब ये हालात यहाँ पर आपको सुनने में आ रहे थे कि वहाँ इतने दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, तो आप अपनी बेटियों को कैसे संपर्क में आ रहे थे? आप मतलब मदद कैसे कर रहे थे? वो इन्होंने जैसे बताया जैनब ने कि वहाँ बस थोड़ी देर के लिए मोबाइल ऑन करने देते थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अगर मोबाइल सिग्नल एक्यूमुलेशन होगा तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं, तो इस वजह से मोबाइल भी स्विच ऑन नहीं करने देते थे। दूसरा ये कि बैटरी भी बचानी थी इनको, क्योंकि बेसमेंट में कोई चार्जिंग का सिस्टम था नहीं। तो और तीसरा ये है कि वहाँ नेटवर्क भी बहुत कम आता था, बिल्कुल क्लोज चैम्बर्स थे वो, तो उसकी वजह से बस ये थोड़ा सा बाहर आके स्विच ऑन करके मैसेज भेज देती थी कि हम ठीक हैं, आप टेंशन ना लें। बस आपका ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा था? नहीं, बिल्कुल, बस यही संपर्क था, बस हमारा यही कांटेक्ट रहता था कि इनके मैसेज का हम दिन भर वेट करते थे कि किस वक्त मैसेज आए कि हाँ ये अब ठीक है। तो बस ये मैसेज देती थी कि हाँ हम ठीक हैं, बस। अच्छा। इसके अलावा कोई संपर्क नहीं था। लड़कियां जो अपने आप पहुंची हैं ट्रेन तक, उसमें भी आपको कुछ नहीं पता कि कैसे जा रही हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था उनके साथ है या नहीं है, और लगातार खबरें आ रही थी कि खाना नहीं मिल पा रहा है, 2 दिन से बच्चे भूखे भी हैं और पानी बर्फ़ पिघला कर पी रहे हैं। तो उस सब के बारे में आपको, बेटियों के बारे में कोई आइडिया नहीं था? नहीं, हमें इसका कुछ भी पता नहीं था। बस ये कहती थी कि नहीं आप टेंशन ना करें, लेकिन और दूसरे बच्चों से हमें पता चलता था कि खाना नहीं मिल रहा या पानी कम हो रहा है। तो ये है कि 24 घंटे में एक बार खाना मिलता था और कभी कभी किसी दिन 2 दफ़ा दे देते थे, और वो भी ये है कि यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल नहीं था, हॉस्टल वाले भी जा चुके थे। ये सिर्फ ये थे कि सीनियर जो इनके थे वो मेस में, जो मेस था उसमें जो राशन वगैरह था तो उसी को वो चला रहे थे। अच्छा। कि वो राशन भी लिमिटेड था कि बाहर से कुछ नहीं ला सकते थे, तो उसी को उनको लंबा खींचना था। तो उसी की वजह से वो दिन में बस 1 बार या मुश्किल से कभी कभी 2 बार खाना दिया करते थे। जब बेटियां वहाँ फंसी हुई थी तो यहाँ घर का क्या माहौल था, आप लोग कुछ बताना चाहें तो? बस यही माहौल था कि ये खाना खाती थी तो हम खाना खाते थे। जब हमें पता चल जाता था कि हाँ इनको खाना मिल गया, इन्होंने खा लिया, और बस सारे रिलेटिव जो है ना वो बस सब दुआएं करते थे, ख़त्म पड़े जा रहे थे सब तरफ। दुआओं के लिए हमने कहा, मस्जिदों में सब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब ने और सारे रिलेटिव्स ने सब तरफ दुआएं कराई। बस एक अल्लाह के सामने दुआओं का ही था हमारा कि अल्लाह ताला अब उसी से हमारे बच्चों को वापस लाएंगे, और बस इनके मैसेज का इंतज़ार करते थे। हम 10 दिन समझिए सोए भी नहीं, पूरी रात नहीं सोए हम बस नमाज़ और कुरान शरीफ ही लेके बैठे रहते थे। जब हमें पता चलता था बाहर शेलिंग हो रही है, अब अंदर क्या होगा, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं बताते थे कि हमने क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं। बस उनका एक मैसेज आता था कि हम ठीक है, और कुछ भी नहीं बताते थे कि हम परेशान होंगे इसलिए। लेकिन हमें और दूसरों से पता चल जाता था कि अब ट्रेन में बच्चे तो वहाँ पे बम गिर गया तो ट्रेन रुकी हुई है, तो हम इसलिए वो डरते थे कि अल्लाह अब क्या होगा, यहाँ वहाँ से निकलना इतना
इम्पॉसिबल हो गया था। जब सुनने में ये आ रहा था कि फ्लैग के साथ लड़कियां मतलब इंडियंस को नहीं लिया जा रहा है, यूक्रेनियन को सिर्फ ट्रेन में बैठाया जा रहा है, तब यहाँ पर आपके ऊपर क्या बीत रही थी? तब भी मैं तो यही डर रही थी, और ये भी कि बस अगर ये ट्रेन में चढ़ें तो दोनों एक साथ ही चढ़ें, अलग अलग नहीं हो जाएं। बस यही दुआ थी मेरी कि किसी तरह से, बस जब कभी मौका मिलता तो हम यही कहते थे कि बेटा किसी तरह भी पुश करके, क्योंकि दूसरे लोग बता देते थे हमें, कोई और पेरेंट्स थे ना तो वो बता देते थे कि उनसे कहो बच्चियों से कि बस पुश करके आपको अंदर घुसना है किसी तरह। तो हम भी जब कभी भी मौका मिलता था हम वॉइस मेल डालते थे इन्हें कि एटलीस्ट ये वॉइस मेल तो सुन ही लेंगी ना कि इस तरह करना है। और यही कहते थे कि बेटा हाथ मत छोड़ना दोनों एक दूसरे का, कभी एक चढ़ जाए एक बच्ची रह जाए। मोस्टली यही सब था, और प्लेन में भी यही था मेरा तो इनसे कि भैया दोनों एक साथ, क्योंकि वो लोग ऐसा भी कर रहे थे ना कि बच्चों को, किसी को दिल्ली वाले को बॉम्बे में भेज दिया, 2-4 बच्चे यहाँ पे आ गए बॉम्बे के, और बॉम्बे के बच्चे दिल्ली आ गए, दिल्ली के बच्चे बॉम्बे चले गए। तो ये भी एक हमारे लिए टेंशन थी जी, बस यही था। तो मुझे एक बात और जाननी है कि इस अभी ये जो माहौल है, अभी तो कुछ दिन तक नहीं होगा ठीक, लेकिन जब बाद में जब माहौल ठीक हो जाएगा तब क्या आप अपनी बेटी को दोबारा पढ़ाई के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर इंडिया में प्लान करेंगे? देखिए, मुझे अभी ये नहीं लगता कि ये इतना जो बर्बादी हुई है यूक्रेन में कि वो कुछ कई सालों तक ठीक हो पाएगा। तो अभी कुछ डिसाइड हमने किया नहीं है कि क्या करना है। अब अभी थोड़े दिन तो इनको आराम देना है, सेटल करना है, उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या किया जाए। क्योंकि यहाँ इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि ये MBBS में एडमिशन देंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपने बच्चों का फ्यूचर तो बनाना ही है। तो इसलिए अभी देखेंगे, अभी सोचेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी बेटियां दोनों सुरक्षित वापस आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।